यह वह समय था जब भारत में शक्ति का संतुलन टूट चुका था। एक के बाद एक दुर्ग गिर रहे थे और हर जीत के साथ यह सवाल और तीखा होता जा रहा था कि अगला निशाना कौन होगा। लेकिन असली टकराव बाहर नहीं, भीतर चल रहा था। दीवारों के अंदर तैयारी थी, अनुमान थे और यह समझ भी कि इस बार लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी। यह उस क्षण की कहानी है जहां साहस, विवेक, भय और राजनीति एक ही समय पर टकराते हैं, जहां प्रतिरोध का मूल्य भी है और समझौते की कीमत भी। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी में अकबर के प्रमुख विरोधियों के पतन और राजपूताना के विभिन्न हिस्सों में मुगल सेनाओं की लगातार सैन्य सफलताओं से यह साफ हो गया था कि अकबर अब उन दुर्गों की ओर ध्यान मोड़ रहा था जो अब तक मुगल कंट्रोल से बाहर बने हुए थे। इसी क्रम में रणथंभौर का महत्व सबसे अधिक था। यह किला न केवल अपनी भौगोलिक बनावट के कारण बल्कि अपने राजनीतिक असर के कारण भी राजपूताना की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ऊंची पहाड़ियों पर स्थित होने और चारों ओर दुर्गम मार्गों के कारण यह किला लंबे समय से लगभग अभेद्य समझा जाता रहा था और इसी कारण यह आम धारणा बन चुकी थी कि रणथंभौर को बलपूर्वक जीत पाना लगभग असंभव कार्य है। उस समय रणथंभौर किले में तैनात राजपूत सेना का नेतृत्व बूंदी राज्य के हाड़ा वंश के शासक राव सुरजन हाड़ा के हाथों में था। उनके लिए रणथंभौर केवल एक सैन्य दुर्ग ही नहीं था, बल्कि उस काल में बूंदी राज्य की वास्तविक राजधानी के रूप में कार्य कर रहा था। इसके अलावा राव सुरजन हाड़ा के लिए रणथंभौर का मतलब केवल एक किले की रक्षा नहीं, बल्कि पूरे हाड़ौती क्षेत्र की राजनीतिक इज्जत और सुरक्षा बनाए रखना था। लगभग हर शासक की यह चाह रही थी कि वह इस किले को जीत सके। सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के लगभग सभी ताकतवर सुल्तानों ने रणथंभौर को जीतने के लिए अभियान चलाए। उनमें से अधिकतर ने कुछ समय के लिए इस किले पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन वह कंट्रोल हमेशा थोड़े समय का ही रहा, क्योंकि दिल्ली के कमजोर सुल्तानों ने बार बार राजपूतों को यह मौका दिया कि वे इस किले को दोबारा अपने कंट्रोल में ले सकें। इसी तरह 16वीं सदी के शुरुआती हिस्से में भी यह किला कई बार हाथ बदलता रहा और आखिर में सन 1568 में यह राव सुरजन हाड़ा के कंट्रोल में आ गया था। और इसलिए राव सुरजन हाड़ा लगातार अकबर की राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे और उन्हें यह अच्छी तरह आभास हो चुका था कि रणथंभौर पर मुगल आक्रमण टालना मुश्किल है। चित्तौड़गढ़ के पतन को देखते हुए यह स्पष्ट था कि अकबर रणथंभौर जैसे रणनीतिक और प्रतिष्ठित दुर्ग को अनदेखा नहीं कर सकता था। यह केवल समय का प्रश्न था जब मुगल सेना सीधे इस किले की ओर कूच करेगी। इसी वास्तविकता को समझते हुए राव सुरजन हाड़ा ने किसी भ्रम या उम्मीद पर निर्भर रहने के बजाय व्यावहारिक तैयारी का रास्ता अपनाया। उन्होंने मुगलों से पैदा हुए खतरे को भांपते हुए बूंदी और रणथंभौर दोनों क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। इसमें रणथंभौर किले में पहले से मौजूद रक्षा बनावट की मरम्मत और मजबूती पर ध्यान दिया गया तथा किले के भीतर पर्याप्त संख्या में सैनिकों को तैनात किया गया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि किला लंबे समय तक घेराबंदी झेल सके। इसी उद्देश्य से अनाज, पानी और अन्य जरूरी सामान का पर्याप्त भंडारण कराया गया ताकि मुगल सेना की तरफ से आपूर्ति रास्ते काट दिए जाने की हालत में भी किले के भीतर सैनिकों और रहने वालों को तुरंत संकट का सामना न करना पड़े। इसके अलावा राव सुरजन हाड़ा इस तथ्य से भी अच्छी तरह परिचित थे कि इस संघर्ष में उन्हें बाहरी सहायता की कोई आशा नहीं है, क्योंकि उस समय अधिकांश राजपूत सरदार या तो पहले ही मुगल शक्ति के सामने झुक चुके थे या उनकी अपनी स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वे खुलकर रणथंभौर की सहायता करने की स्थिति में नहीं थे। और इतना ही नहीं, अकबर द्वारा पूर्व वर्षों में अपनाई गई नीतियों के कारण राव सुरजन हाड़ा की राजनीतिक और सैन्य शक्ति भी काफी हद तक सीमित कर दी गई थी। इस हालत में उन्हें यह साफ तौर पर समझ आ गया था कि आने वाला संघर्ष पूरी तरह उनकी अपनी तैयारी, संसाधनों और फैसलों पर निर्भर करेगा। हालांकि राव सुरजन हाड़ा को इस बात की ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी कि मुगल हमला कब शुरू होगा, क्योंकि सन 1568 के अंत में मुगल पक्ष ने औपचारिक रूप से
रणथंभौर किले को अपने कंट्रोल में लेने के उद्देश्य से अभियान शुरू कर दिया। वास्तव में रणथंभौर को जीतने का विचार मुगल नीति के तहत पहले ही बन चुका था। इससे पहले 13 अप्रैल 1564 को अजमेर से लौटने के बाद पहली बार इस किले के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की दिशा में कदम बढ़ाए और अपनी सेना को रवाना किया था। इस शुरुआती कोशिश का मकसद रणथंभौर की स्थिति को परखना और वहां दबाव बनाना था। किंतु शीघ्र ही यह समाचार मिला कि मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के पुत्रों ने मालवा में विद्रोह कर दिया है। यह विद्रोह साम्राज्य की स्थिरता के लिए खतरा बन गया, जिसके कारण रणथंभौर की ओर भेजी गई मुगल टुकड़ियों को बीच मार्ग से ही मालवा की ओर मोड़ दिया गया। इस प्रकार रणथंभौर का अभियान उस समय के लिए टाल दिया गया और अकबर से जुड़ी प्राथमिकताओं में बदलाव करना पड़ा। लेकिन मालवा के मामलों को निपटाने और वहां स्थिति को कंट्रोल में करने के बाद रणथंभौर की ओर फिर से ध्यान मोड़ा गया, जिसमें अकबर का नाम औपचारिक रूप से जुड़ा रहा। अब यह साफ था कि इस किले को अपने कंट्रोल में लिए बिना राजपूताना में मुगल सत्ता को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इसी गंभीरता के साथ सन 1568 के दिसंबर महीने में रणथंभौर को जीतने के लिए एक संगठित और बड़े स्तर का सैन्य अभियान शुरू किया गया। इस बार केवल सेनापतियों पर निर्भर रहने के बजाय अभियान का संचालन अकबर की मौजूदगी के तहत किया गया। 10 फरवरी 1569 को अकबर रणथंभौर के समीप पहुंचा और वहां पहुंचते ही किले की पूर्ण घेराबंदी कर दी गई। अपने आगमन के अगले दिन अकबर उस पहाड़ी के तल पर पहुंचा जहां उसका शिविर लगाया गया था और उसने अपने कुछ खास दरबारियों के साथ उस पहाड़ी का निरीक्षण किया। वह पहाड़ी की चोटी तक गया और किले की ऊंचाई का जायजा लिया। इसके बाद अनुभवी सैन्य अधिकारियों ने उस पहाड़ी के चारों ओर तोपखाने की व्यवस्था की, जिसकी चोटी पर किला स्थित था। समुद्र की लहरों की तरह सेना ने अपने फैलाव के साथ किले को घेर लिया और उसका रूप एक विनाशकारी बाढ़ जैसा हो गया। किले में प्रवेश और निकास के सभी रास्ते इस प्रकार बंद कर दिए गए कि वहां मौजूद सैनिक बाहर निकल ही न सके। तोपों की लगातार गोलाबारी की गई और उनके गर्जन से शत्रु की उपजाऊ जमीन जलकर राख में बदलने लगी। विचार विमर्श के बाद जब यह स्पष्ट हो गया कि केवल खुली गोलाबारी के सहारे इस किले को निर्णायक रूप से नहीं तोड़ा जा सकता, तब यह निर्णय लिया गया कि दीवारों तक सुरक्षित पहुंच बनाने के लिए सुरंग का प्रयोग आवश्यक होगा। इसी उद्देश्य से सुरंग तैयार करने का आदेश दिया गया ताकि सैनिक और तोपखाना शत्रु की सीधी मार से बचे रहते हुए किले की दीवारों के नजदीक तक पहुंच सकें और उन्हें ध्वस्त करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। इसी कारण टोडरमल को कासिम खान की सहायता के लिए नियुक्त किया गया, जिसके अधीन पहले से ही वजीरों और संबंधित अधिकारियों का नियंत्रण था। सुरंग के निर्माण की प्रत्यक्ष देखरेख राजा टोडरमल ने खुद अपने हाथ में रखी। थोड़ी देर बाद रणथंभौर के नजदीक एक ऊंचा और मजबूत सुरंगनुमा ढांचा खड़ा किया गया, जिसे इस प्रकार तैयार किया गया था कि उसके भीतर से सैनिक और सामग्री सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सके। इस निर्माण कार्य में कुशल पत्थर तराशने वाले, लोहार और बढ़ई बड़ी संख्या में लगाए गए ताकि काम तेजी से और मजबूती के साथ पूरा किया जा सके। धीरे धीरे सुरंग का रास्ता किले के समतल स्तर तक पहुंचने लगा। इसी सुरंग के सहारे विशाल तोपें, जिनमें से प्रत्येक को बड़ी कठिनाई से 200 जोड़ी बैलों द्वारा समतल जमीन पर खींचा गया था, वहां स्थापित की गईं। ऐसी तोपें जो 60 मन का पत्थर और 30 मन की गोली फेंकती थीं, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किले तक पहुंचाई गईं। आदेशों के अनुसार हर बार तोप दागे जाने पर ठोस चट्टानें गूंज से फट जाती थीं और तोपों की मार से किले की दीवारों और भीतर के भवनों में दरारें पड़कर वे धूल में बदलने लगे। इन परिस्थितियों को देखकर राव सुरजन हाड़ा के मन में हैरानी और भय का धुआं उठने लगा और उनके मुख से धूल उड़ने लगी। पहले ही दिन किले के भीतर स्थित कई भवनों को तोपों से ढा दिया गया। इसके बाद राव सुरजन ने चित्तौड़ के किले की विनाशकारी हार और वहां की सेना की बेकारपन को याद किया और अपने भविष्य को समझ लिया। लगातार बढ़ते दबाव और किले की स्थिति पर गंभीर विचार करने के बाद राव सुरजन हाड़ा इस नतीजे पर पहुंचे कि परिस्थितियों को और अधिक टालना व्यवहारिक नहीं है। कुछ स्थानीय जमींदारों की मध्यस्थता से
उन्होंने अपने पुत्रों दुदा और भोज को अकबर के पास भेजा ताकि वे उनकी ओर से अधीनता स्वीकार करने का संकेत दे सकें। यह कदम सैन्य पराजय की मान्यता से अधिक एक राजनीतिक निर्णय था, जिसका उद्देश्य आगे होने वाली बातचीत के लिए मार्ग खुला करना था। इसी क्रम में एक ऐसी घटना सामने आई जो सामान्य राजपूत परंपराओं के विपरीत थी, क्योंकि मानसिंह ने किले में प्रवेश का अधिकार प्राप्त किया और वह अकबर के साथ गदावाहक के रूप में भीतर गया। यह व्यवस्था केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि बातचीत और समाधान का रास्ता अभी खुला हुआ है। किले के भीतर जब संवाद की प्रक्रिया चल रही थी, तभी राव सुरजनहाड़ा के एक चाचा ने अकबर को पहचान लिया। सम्मान की भावना से उत्पन्न तत्काल आवेग में उन्होंने राजा मानसिंह के हाथ से गदा लेकर अकबर को किले के शासक के आसन पर बैठा दिया। यह घटना अचानक घटी, किंतु उसके पीछे किसी पूर्व नियोजित योजना का संकेत नहीं मिलता और अकबर ने इसे बिना किसी प्रतिक्रिया के स्वीकार किया। इसके बाद उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजा मानसिंह ने ऐसा समाधान प्रस्तुत किया जिसमें रणथंभौर को मुगल अधीन स्वीकार कर लिया जाए और बदले में राव सुरजनहाड़ा को अकबर की सेवा में सम्मिलित होने का प्रस्ताव दिया जाए। इस प्रस्ताव के साथ उन्हें उच्च सम्मान और पद का आश्वासन भी दिया गया। यह रास्ता इसलिए सुझाया गया था ताकि किले पर अधिकार भी स्थापित हो जाए और हाड़ा सरदार को पूर्ण रूप से अपमानित या निष्कासित किए बिना राजनीतिक व्यवस्था के भीतर समाहित किया जा सके। प्रस्तुत शर्तें वाकई बहुत आकर्षक थीं। इसके अंतर्गत राव सुरजनहाड़ा को 50 से अधिक जिलों का प्रशासन सौंपे जाने की बात कही गई, जिनसे मिलने वाली कमाई के उपयोग पर किसी प्रकार की पूछताछ या दखल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें अपनी परंपरागत सैन्य टुकड़ी बनाए रखने की अनुमति दी जा रही थी, जिससे उनकी व्यक्तिगत और क्षेत्रीय प्रतिष्ठा बनी रह सके। इसी क्रम में आमेर के राजकुमार की मध्यस्थता से तुरंत एक संधि हुई। इसके तहत बूंदी के सरदारों को शाही हरम में डोला भेजने की प्रथा से मुक्त रखा गया, जजिया से पूरी छूट दी गई और उन्हें अट्टक पार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उनके जागीरदारों पर नौरोज के अवसर पर स्त्री संबंधियों को महवा बाजार भेजने का दायित्व भी नहीं रहेगा। उन्हें शस्त्र सज्जित अवस्था में दीवान ए आम में प्रवेश और धार्मिक स्थलों के सम्मान की गारंटी दी गई। नैन्सी के अनुसार राव सुरजनहाड़ा ने यह शर्त भी रखी कि वे मेवाड़ के शासक होने के कारण हिम के विरुद्ध अभियान में भाग नहीं लेंगे। लेकिन यहीं पे इतिहास का खुलासा होता है, क्योंकि इसी कहानी का एक और संस्करण भी है जो इन मुस्लिम इतिहासकारों की इस कहानी को झूठा साबित करती है। यह महत्वपूर्ण स्रोत सुरजनचरित है, जिसकी रचना राव सुरजनहाड़ा के शासनकाल में की गई थी। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वी के अन्य भागों पर विजय स्थापित करने के बाद अकबर ने राव सुरजनहाड़ा की राजधानी रणथंभौर को अपने अधीन करने का प्रयास किया। यह प्रयास किसी एक अभियान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस दौरान बार बार संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हुईं। ग्रंथ में उल्लेख है कि इस प्रक्रिया में 13 अवसरों पर राजपूतों ने मुगल सेनाओं को पीछे हटाया और किले की रक्षा बनाए रखी। इन संघर्षों से यह साफ होता है कि रणथंभौर की घेराबंदी केवल एक तरफा दबाव का परिणाम नहीं थी, बल्कि उसमें निरंतर प्रतिरोध और टकराव शामिल था। इन असफलताओं के बाद स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मुगल पक्ष से यह फैसला लिया गया कि अब अभियान का नेतृत्व खुद अकबर करेगा। इसी क्रम में अगली बार मुगल सेना का संचालन अकबर के हाथों में आ गया। उस समय राव सुरजनहाड़ा किले के भीतर उपस्थित नहीं थे, किंतु जैसे ही उन्हें रणथंभौर की घेराबंदी का समाचार मिला, उन्होंने विलंब किए बिना प्रतिक्रिया दी। वे पाटनपुरा से एक बड़ी सेना के साथ किले को मुक्त कराने के उद्देश्य से रवाना हुए। यह प्रस्थान अचानक नहीं था, बल्कि उपलब्ध संसाधनों और सैनिक बल को एकत्र कर जल्दी से आगे बढ़ने का परिणाम था। इससे यह स्पष्ट होता है कि राव सुरजनहाड़ा किले की रक्षा को केवल दीवारों और भीतर तैनात सैनिकों पर छोड़ने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि जरूरत पड़ने पर बाहरी सैन्य हस्तक्षेप के माध्यम से घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास करने के लिए भी तैयार थे। वे बिना किसी बड़ी बाधा के रणथंभौर के समीप पहुंच गए और अगले ही दिन मुगल सेना से सीधे युद्ध में उलझ गए। यह मुगल सेना केवल घुड़सवारों और हाथियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक संगठित
और असरदार तोपखाना भी मौजूद था, जिससे युद्ध का स्वरूप और ज्यादा गंभीर हो गया। दोनों पक्षों के बीच हुआ यह संघर्ष बहुत भीषण था और लंबे समय तक चलता रहा। दिन भर के युद्ध के बाद जैसे जैसे संध्या नजदीक आई, स्थिति धीरे धीरे मुगल पक्ष के पक्ष में झुकने लगी और राजपूत सेना पर दबाव बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति में स्वयं राव सुरजन हाड़ा ने आगे बढ़कर आक्रमण का नेतृत्व संभाल लिया। उनके इस प्रत्यक्ष हस्तक्षेप ने युद्ध की दिशा को तत्काल बदल दिया और मुगल पंक्तियों में हलचल उत्पन्न हो गई। उनके साहस और तीव्र गति को देखकर अकबर को अपने सेनानायकों को यह आदेश देना पड़ा कि आगे बढ़ते इस राजपूत योद्धा की प्रगति को रोका जाए। संघर्ष के दौरान राव सुरजन हाड़ा का घोड़ा मार गिराया गया, उनका धनुष काट दिया गया और उनके कवच को भी भेद दिया गया। इसके बावजूद वे पीछे नहीं हटे और केवल अपनी तलवार के सहारे युद्ध करते रहे। इस दृश्य ने मुगल पक्ष पर गहरा प्रभाव डाला। संध्या के समय जब यह स्पष्ट हो गया कि संघर्ष और अधिक खींच सकता है, तब अकबर इस साहस से प्रभावित होकर अपने शिविर की ओर लौट गया। दूसरी ओर राव सुरजन हाड़ा भी अपनी सेना के साथ किले की दिशा में वापस चले गए। इस प्रकार यह संघर्ष बिना किसी निर्णायक परिणाम के समाप्त हुआ, किंतु दोनों पक्षों के लिए यह स्पष्ट कर गया कि रणथंभौर का प्रश्न केवल घेराबंदी से नहीं, बल्कि गंभीर सैन्य और राजनीतिक निर्णयों से जुड़ा हुआ है। अगले दिन जब राव सुरजन हाड़ा अपने शत्रुओं पर पुनः आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय अकबर की ओर से एक दूत रणथंभौर किले के द्वार पर पहुंचा। दूत का औपचारिक रूप से स्वागत किया गया और उसके माध्यम से अकबर का संदेश प्रस्तुत किया गया। इस संदेश में अकबर ने स्पष्ट किया कि वह राव सुरजन हाड़ा के साहस और प्रतिरोध से प्रसन्न है और इसी कारण उन्हें नर्मदा के समीप स्थित क्षेत्रों को पुरस्कार स्वरूप देने को तैयार है। इसके साथ ही मथुरा का मंडल और बनारस का पवित्र नगर भी प्रदान किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। किंतु इन सभी प्रस्तावों के साथ यह अपेक्षा भी व्यक्त की गई कि इतने शक्तिशाली और लंबे संघर्ष से बचने के लिए रणथंभौर का किला अकबर को सौंप दिया जाए। यह संदेश स्पष्ट रूप से सैन्य टकराव को समाप्त कर राजनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत था। राव सुरजन हाड़ा ने इन शर्तों पर विचार किया और अंततः उन्हें स्वीकार कर लिया। इसका एक कारण यह भी था कि पवित्र स्थलों की प्राप्ति उनके लिए विशेष महत्व रखती थी और वे निरंतर युद्ध की स्थिति को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद राव सुरजन हाड़ा ने रणथंभौर छोड़ने का निर्णय लिया और अपने लोगों के साथ नर्मदा के तट की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार रणथंभौर का प्रश्न युद्ध के माध्यम से नहीं, बल्कि समझौते के जरिए सुलझाया गया। सुरजन चरित में इस पूरे प्रसंग का संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। ग्रंथ के अनुसार हाड़ाओं और मुगलों की सेनाओं के बीच एक झड़प अवश्य हुई थी, किंतु अंततः अकबर के कुछ सचिवों के हस्तक्षेप से राव सुरजन हाड़ा ने किले का आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें न तो लंबे युद्ध का विस्तार से जिक्र किया गया है और न ही समझौते की शर्तों का खुला विवरण दिया गया है। शुरुआती चरण में राव सुरजन हाड़ा ने अपनी ओर से अधीनता का संकेत देने के लिए अपने पुत्रों दुदा और भोज को मुगल शिविर में भेजा। मुगल शिविर में उनका औपचारिक रूप से स्वागत किया गया और अकबर की ओर से उन्हें सम्मान सूचक वस्त्र प्रदान किए गए। यह व्यवहार इस बात का संकेत था कि मुगल पक्ष बातचीत को शत्रुता के बजाय राजनीतिक समाधान के रूप में आगे बढ़ाना चाहता था। दुदा और भोज को घेरे के भीतर ले जाकर उन्हें ये वस्त्र पहनाए जा रहे थे और उस समय शिविर में सामान्य औपचारिक गतिविधियां चल रही थीं। इसी दौरान मुगल शिविर में एक अप्रिय और अचानक घटना घटित हो गई। दुदा और भोज के साथ आए लोगों में से एक व्यक्ति, जिसने पहले ही अत्यधिक शराब पी रखी थी, अचानक तलवार हाथ में लेकर दरबार की दिशा में बढ़ने लगा। उसकी यह हरकत अप्रत्याशित थी और शिविर में तत्काल तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। राजा भगवंत दास, जो एक जागीरदार था, के एक सेवक ने स्थिति को संभालने और उसे रोकने का प्रयास किया तथा उसे समझाने की कोशिश की, किंतु वह व्यक्ति किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। वह नियंत्रण से बाहर होकर शाही बैठक खाने की ओर दौड़ पड़ा और इस दौरान कई लोगों को घायल कर दिया। स्थिति के और बिगड़ने से पहले मुजफ्फर खान, जो एक मुगल सेनापति था, के एक व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया
और उस व्यक्ति को मार दिया गया। इस घटना के बाद मुगल शिविर में व्यवस्था पुनः स्थापित की गई। यह स्पष्ट कर दिया गया कि यह काम व्यक्तिगत और अनियंत्रित व्यवहार का नतीजा था, न कि राव सुरजनहाड़ा या उनके पुत्रों की ओर से किसी प्रकार की दुश्मनी की नीयत का संकेत। इस प्रकार यह घटना बातचीत की प्रक्रिया को रोकने का कारण नहीं बनी, बल्कि आगे होने वाले राजनीतिक समाधान के क्रम को जैसा का तैसा आगे बढ़ाया गया। चूंकि दुद्दा और भोज इस घटना में पूरी तरह निर्दोष थे, इसलिए अकबर ने इस पूरे प्रकरण को अनदेखा कर दिया। इसके बाद राव सुरजनहाड़ा ने यह अनुरोध किया कि दरबारियों में से किसी एक व्यक्ति को किले में भेजा जाए जो दरबार का परिचय करा सके। इस कार्य के लिए अकबर ने हुसैन कुली खान को नियुक्त किया। 22 मार्च 1559 को राव सुरजनहाड़ा किले से बाहर आए और अकबर से बातचीत की। उन्होंने अन्य भेंटों के साथ किले की सोने चांदी की चाबियां भी समर्पित की। किले को खाली करने की व्यवस्था के लिए उन्होंने 3 दिन का समय मांगा, जिसे इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया कि इस अवधि में उनके दोनों पुत्र अकबर के पास बंधक के रूप में रहेंगे। निर्धारित समय पर राव सुरजनहाड़ा ने किले को उसके समस्त भंडार और सेना सहित मिर्जा खान के हवाले कर दिया। हालांकि उन्होंने अपने बाकी पुत्रों को अपने साथ ही रखा और उन्हें बूंदी भेज दिया। इसके अगले दिन अकबर स्वयं किले में दाखिल हुआ। यह बात ध्यान देने लायक है कि चित्तौड़ किले की विजय के बाद अकबर ने सामान्य नरसंहार का आदेश दिया था, लेकिन रणथंभौर के मामले में उसने ऐसा कोई अमानवीय काम नहीं किया। इसके बाद का इतिहास यह भी दिखाता है कि हाड़ा शासक और उनके उत्तराधिकारी जीवन भर मुगल सत्ता के साथ जुड़े रहे और अधिकांश अवसरों पर उसके सैन्य राजनीतिक ढांचे का हिस्सा बनकर कार्य करते रहे। इसी संदर्भ में जब राजपूताना और दक्खन के अन्य अनुभवों पर दृष्टि डाली जाती है, तो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे व्यक्तित्वों का महत्व और अधिक स्पष्ट हो जाता है। इन दोनों ने लंबे समय तक असफलताओं, संसाधनों की कमी और निरंतर दबाव सहने के बावजूद किसी साम्राज्यवादी सत्ता के आगे अधीनता स्वीकार नहीं की और अपने स्वतंत्र राजनीतिक मार्ग पर दृढ़ता से खड़े रहे। इसलिए हाड़ा चौहानों की मुगल समर्थक राजनीति और इन शासकों के विरोध वाले रास्ते के बीच का फर्क भारतीय इतिहास में आजादी और राजनीतिक साहस की समझ को और ज्यादा साफ करता है। और इन दोनों कथाओं को साथ साथ रखने का मकसद किसी एक पक्ष की तारीफ या निंदा करना नहीं, बल्कि यह दिखाना था कि दरबारी और मुस्लिम इतिहासकारों ने किस तरह कई घटनाओं को चुने हुए विवरणों, चुप्पी और बढ़ा चढ़ाकर बताने के जरिए अलग रूप में पेश किया। सत्ता के निकट रहने वाले लेखकों ने अक्सर आत्मसमर्पण, समझौते और राजनीतिक समायोजन को नैतिक विजय के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि दीर्घकालीन प्रतिरोध, बलिदान और निरंतर संघर्ष को या तो संक्षिप्त कर दिया गया या गौण बना दिया गया। रणथंभौर की कथा केवल एक उदाहरण है। ऐसी हजारों कहानियां इतिहास में बिखरी पड़ी हैं, जहां स्रोतों के चयन और प्रस्तुति ने घटनाओं के अर्थ को बदल दिया। इन्हें साथ रखकर पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि इतिहास केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि उन्हें लिखने वालों की दृष्टि और हितों का भी प्रतिबिंब होता है। रणथंभौर की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि युद्ध कैसे जीता या हारा जाता है, बल्कि यह दिखाती है कि सत्ता से बातचीत कब युद्ध से ज्यादा आसान लगने लगती है। यहां समस्या हार नहीं थी, समस्या यह थी कि संघर्ष को आखिर तक ले जाना जरूरी नहीं समझा गया। इतिहास ने बाद में इस फैसले को संतुलन, समझदारी और नीति का नाम दे दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि जहां कुछ शासक किलों को आखिरी सांस तक खड़ा रखते थे, वहीं कुछ शासक किलों को सौदे की मेज तक ले आए। रणथंभौर इसलिए नहीं याद रखा जाना चाहिए कि वह टूटकर नहीं गिरा, बल्कि इसलिए कि उसे गिराया जाना स्वीकार कर लिया गया। यहीं से भारतीय इतिहास में एक खतरनाक मिसाल बनती है। जब साम्राज्य तलवार से नहीं जीत पाता, तो वह सोच बदल देता है, और सोच बदलते ही किले अपने आप खुलने लगते हैं। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो राजा सूरजमल के दिल्ली अधिकार की गूंज को महसूस कीजिए, पुरंदर की घेराबंदी को समझिए और रानी कर्णावती के गढ़वाल संघर्ष की कहानी जानना शुरू कीजिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।